नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज प्रेमचंद की जयंती है और एक मसला देश में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्टूडेंट की सुरक्षा, जो कि दिल्ली में हादसा हुआ है, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इन सारे मसले मसाइल पर हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजन जी, प्रोफेसर रविंद्रनाथ राय जी, प्रोफेसर रमेश सितांदर जी, इंजीनियर सुनील कुमार जी, सत्येंद्र कुमार जी। इन सब से विभिन्न मसलों पर बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। सर, आपका परिचय सर। राजन, मैं प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, विप्लवी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ हूँ, राजनीति और समाज सेवा से जुड़ा हुआ रहा हूँ। सर, अभी आज प्रेमचंद की जयंती है, इस पर आप लोगों ने प्रोग्राम भी किया। तो प्रेमचंद जी की जो जीवन शैली थी वो अपने आप में एक मिसाल है युवाओं के लिए। तो ये तो विषय रहा है कि उस पे छात्रों को अपने जीवन का यापन उसके मुताबिक करना चाहिए। तो जो छात्र सर संघर्ष कर रहे हैं जीवन यापन के लिए, तो उसको किस तरह से अपने भविष्य को संभाल सकते हैं? देखिए, प्रेमचंद जयंती में आपने सुना होगा, पूरे कार्यक्रम में तमाम वक्ताओं ने इसी पर प्रकाश डाला कि प्रेमचंद अमीरों के लेखक नहीं थे। प्रेमचंद उनकी खुशहाली चाहते थे जो खुशहाली से दूर, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, भूखों मरते हैं, जो पढ़ते हैं, रोजगार नहीं मिल पाता, जो स्त्री सताई हुई है, जो दलित पिछड़े जातियों के बंधन में जकड़े हुए हैं। प्रेमचंद तमाम जकड़ों को तोड़ना चाहते हैं और इसीलिए जितनी प्रथाएं थी जो समाज को पीछे की ओर ले जा रही थी, प्रेमचंद ने उन प्रथाओं के विरुद्ध जगाया और कहा कि आगे बढ़ो। और इसीलिए आज अगर विद्यार्थियों की दिल्ली में मौत हुई तो क्यों मौत हुई? इसीलिए कि जो कोचिंग चलाते हैं उनको पैसा चाहिए और पैसे के लिए चाहे जितनी जान चली जाए, कि जितना उसका खून चूस ले। किस तरह का खाना देते हैं, किस तरह के रहने की जगह है, किस जगह पढ़ाते हैं, बेसमेंट जहाँ गाड़ियां रखी जाती है, जहाँ घर के सामान रखते, जहाँ उनका और भी जो सब परिवार के घर के अंदर रखने की चीजें नहीं होती, उसको बेसमेंट में रखते और वहाँ विद्यार्थियों को रखे हुए और गर्दा पानी जा रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो कितना बड़ा निर्दयी समाज है और ये पैसे के लिए कितना निष्ठुर गामी स्वरूप है इनका। प्रेमचंद ने इसी को तो अपने साहित्य में, अपनी कहानियों में, अपने लेखों से जताया है। और इसीलिए आपने देखा कि अंतिम मरने के समय का जो मंगलसूत्र है वो कहते हैं भेड़ियों के बीच में थी। ये भेड़िए कौन है? भेड़िए वही है जो विश्व जो मार रहे हैं बच्चों को, जो किसानों को सड़क पर वर्षों वर्ष से तड़पा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र रोजगार नहीं मिलने पर जहर खा रहा है, किसान घर छोड़कर बाप प्रदेशों में जा रहे हैं, और इसीलिए इस धर्म के संग्रह को प्रेमचंद ने बहुत ही बुरा माना और इसीलिए प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से लड़ना सिखवाया। और इसीलिए आज समाज प्रेमचंद की जयंती केवल फूल चढ़ाने के लिए नहीं मना, प्रेमचंद को पढ़ के संघर्ष करना सीखे। और इसीलिए प्रेमचंद की एक पंक्ति है कि जुल्मी दोषी कम है, ज्यादा सहने वाले दोषी। अगर आप प्रतिकार नहीं करते, असहाय बने रहते, तो आप सबसे बड़े अपराधी हैं। और इसलिए अन्याय तभी होता है जब न्याय के लिए हम नहीं उठाते हैं। इसे न्याय की आवाज उठाइए, बच्चों के पक्ष, छात्रों के पक्ष हम हैं। प्रगतिशील लेखक संघ यही काम करना। और प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना समय में भाषण दिया था कि राजनीति धर्म और जातियों के आधार पर बटे हुए समाज को और ज्यादा बांटना चाहता है। धर्म के नाम पर हिंदुत्व, इसकी राजनीति, इस्लाम का झंडा बुलंद हो, इसकी राजनीति। प्रेमचंद ने दोनों सांप्रदायिकता के खिलाफ
आवाज उठाई और कहा कि न मुस्लिम सांप्रदायिकता न हिंदू सांप्रदायिकता। प्रेमचंद पहला लेखक है जिन्होंने करबला नाटक लिखा और उसमें हिंदू करबला में पात्र होते हैं जो लड़ते हैं हुसैन के साथ करबला के मैदान में और शहीद होते हैं, और इस पर मुसलमान सांप्रदायिक लोगों ने उनका घनघोर विरोध किया। प्रेमचंद ने जब दलितों पिछड़ों को अपना नायक बनाया, समाज की दबी कुचली महिलाओं को नायक बनाया, तो कहा गया घृणा का प्रचारक है। और प्रेमचंद के साहित्य को अंग्रेजों ने भी जलाया और धनी लोगों ने भी जलाया, और इसलिए प्रेमचंद का नाम भले ही हम आज जानते हो, प्रेमचंद जब जीवित थे तो उनका घर का पता बताने वाला कोई नहीं था। हमारे तो 17 आदमी जा रहे थे और पूछा कौन मरा है, तो कहा वो गुरु जी को मरा होगा। यानी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हम कह रहे हैं। उस समय के समाज ने प्रेमचंद को क्या दिया? एक पुरस्कार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, किसी साहित्य सम्मेलन का सभापति नहीं बनाया, कोई उनके नाम पर अभिनंदन ग्रंथ नहीं छापा। तो प्रेमचंद लड़ते हुए उसके लिए जिए जो दवा है जिसकी आवाज बने, और इसीलिए उनके लिए आवाज अमीर नहीं उठाते। इसीलिए देशमेट के जो मालिक है तो प्रेमचंद आज अगर होते तो उसके खिलाफ भी लिखते। यही है प्रेमचंद का संदेश। हमारे साथ और कुछ भी गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। सर आपका? मैं रविंद्रनाथ राय, बिहार प्रगतिशील लेखक संघ का महासचिव और पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग विश्वविद्यालय। सर ने जैसा सर प्रेमचंद की जीवन शैली पर प्रकाश डाला तो उन्होंने एक बात कही कि शिक्षा आज व्यवसाय हो गया है, तो सर आप इससे किस तरह इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, प्रेमचंद अपने जीवन में मुनाफे की संस्कृति के खिलाफ थे। उन्होंने एक लेख भी लिखा, महाजनी सभ्यता, और महाजनी सभ्यता में जकड़े हुए लोग जिनका लगातार शोषण हो रहा है। आपने जो बात कही कि कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों की मौत हो रही है, तो आप सोचिए कि इसी भारतवर्ष में एक व्यक्ति अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, लेकिन छात्रों को पढ़ने की उचित व्यवस्था नहीं। क्यों कोचिंग में जाए छात्र अगर उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो? और जिस देश में इतने टैक्स आ रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, क्या छात्रों के लिए कोई चिंता नहीं है? और प्रेमचंद ने कहा कि वतन की हिफाजत में गिरने वाला खून का वह आखिरी कतरा जो दुनिया का अनमोल रतन है, वतन की हिफाजत का मतलब प्रेमचंद का कतई केवल देश की स्वतंत्रता से ही नहीं था, बल्कि वतन के अंग किसान भी हैं, छात्र भी हैं, मजदूर भी हैं, हमारी सीमाएं भी हैं, हमारे खेत खलिहान भी हैं। अगर उन सबकी उन्नति होती है तो वतन की हिफाजत होती है। केवल सीमाएं सुरक्षित रहें और देश की जनता उत्पीड़ित हो तो वतन का हिफाजत नहीं हुआ। देश की जनता जब खुशहाल होती है तो कहा जाता है कि वतन का हिफाजत हुआ, वतन की उन्नति हुई। तो प्रेमचंद की दृष्टि में पूरा भारतीय समाज था, ग्राम जीवन था। प्रेमचंद भारतीय जनता के लेखक थे। उनके लेखों में, उनकी कहानियों में जमींदारों, सामंतों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का जो चरित्र आया है वो सारे दुर्गुणों से भरा पड़ा। उनमें वे सारे दुर्गुण हैं जो कि समाज को विकृत करते हैं। तो प्रेमचंद किसी दुर्गुण की हिमायत नहीं करते, बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, और वे रचनाएं आज भी महत्वपूर्ण है भारतीय समाज के लिए। इसीलिए प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है। एक तरफ देखेंगे आप कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लड़ रहे थे, किसान अपना संघर्ष कर रहे थे, किसानों को कुचला जा रहा था, और दूसरी तरफ प्रेमचंद का किसान, प्रेमाश्रम का किसान मनोहर और बलराज रूस की क्रांति से प्रभावित होकर और बयान दे रहा है कि हमें लड़ना है और इस शोषण का अंत करना है।
और क्या जानना चाहते हैं? तो यही सर, अभी जो छात्र, एक तरफ से यूपीएससी कहा जाता है कि जो एक सिस्टम है उसको सुधारने का तरीका है, एक जरिया है, उस सिस्टम को सुधारने के लिए जो छात्र तैयारी करने गए थे वही सिस्टम की बदहाली से मौत का शिकार हो गए। दरअसल देखिए, यूपीएससी के जो छात्र हैं और जो मौत के शिकार हुए, दरअसल में ये तो साफ दिखलाता है कि भारतवर्ष के छात्रों के प्रति इस देश के रहनुमाओं के भीतर कोई चिंता नहीं। आप छात्र की बात करते हैं, आपने विगत 15 दिनों के अंदर मीडिया के भीतर यह चिंता देखी है कि बिहार में इतना भयानक अकाल। मैं आरा से बेगूसराय आया हूँ, हमको लगता है कि हजारों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीन पड़ती है और जो खेत बोए गए हैं वो सूख रहे हैं। तो प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी, शतरंज का खिलाड़ी। वाजिद अली शाह अवध का नवाब गिरफ्तार हो जाता है, अवध गुलाम हो जाता है अंग्रेजों का, और शतरंज के मिर्जा और उनके मित्र शतरंज की गोटियों के लिए, शतरंज के प्यादों के लिए आपस में संघर्ष करके दोनों मर जाते हैं। भारत में वीरता की कमी नहीं है, राजनीतिक चेतना की कमी। अगर राजनीतिक चेतना हो तो भारत में छात्रों की कमी नहीं है, वे अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे युवा वर्ग के अधिक लोग कांवरिया बन गए हैं और देवघर जा रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है जिनके भीतर राजनीतिक चेतना नहीं है, जो वैज्ञानिक चेतना से लैस नहीं है, तो क्या होगा? देश इसी तरह बर्बाद होगा और देश की जनता कभी आबाद नहीं हो पाएगी अगर उसमें राजनीतिक चेतना विकसित न हो और अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़े। जरूरत है छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़े, बेहतरी के लिए लड़े, समाज को बेहतर बनाए। ये थे हमारे साथ बिहार के मशहूर लोग जिन्होंने प्रेमचंद की जयंती पर प्रकाश डाला और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए कि क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ बदलने की जरूरत है। हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी हैं। सर, आपका परिचय? रमेश तुम्हारे से रमेश गुप्ता है और हम मुजफ्फरपुर प्रोफेसर हैं हिंदी के और लेखक। तो सर, अभी आपने देखा कि एक सबसे बड़ा मसला उभरा हुआ है, देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्टूडेंट की जो मौत हुई है दृष्टि में, आपको पता होगा दिल्ली में जो बेसमेंट में पानी घुस गया और मौत हुई। उसके बाद अब पटना में जो है 20,000 कोचिंग संस्थानों को जांच के आदेश दिए गए। कोचिंग संस्थान अपने कागजात नहीं दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नहीं। इस पर सर क्या? पहले तो आज प्रेमचंद की जयंती है और जयंती के अवसर पर आपको जहाँ है प्रेमचंद हिंदी पत्रकारिता के और अभी आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उसके बड़े पत्रकार, लेखक ही बड़े पत्रकार भी। खुद उन्होंने हंस यादव मर्यादा जैसी, हंस यादव जैसे रमाना कई पत्रिकाएं उन्होंने निकाली, संपादित की और उसमें लेख लिखे। और उस समय के जो जलन सवाल थे उस जमाने में, उस पर लेख लिखे। तो पत्रकार का जो दायित्व प्रेमचंद का था, जिनका जन्मदिन है, उसका स्मरण कर आए हुए हैं। प्रेमचंद ने इन सभी सवालों को, आ सवाल है, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा था। और जैसा कि हमारे और ने कहा कि वो चाहे छात्रों सवाल हो, किसानों का सवाल हो और महिलाओं के सवाल और समाज में जो वर्ण व्यवस्था बनी तो कुछ सवाल की सांप्रदायिकता के सभी सवाल छुआ था और अपने बेहतर ढंग से दिया था और एक रास्ता खोलने की कोशिश किया। आज जो सवाल है इसका जवाब भी, आज जो घटनाएं घट रही हैं इसके जवाब भी प्रेमचंद के ही साहित्य में है और प्रेमचंद के ही वैचारिक लेख और पत्रकारिता जो संपादकीय में लिखा था उन्हीं के जवाब छुपे हुए। 36 में उस लेख की चर्चा बहुत मकबूल लेख है।
जिसमें कहा गया कि पैसा ही सब कुछ है। और आज की पूरी दुनिया पूंजी आधारित दुनिया बन गई, मुनाफे की दुनिया। और इसके चलते हो रहा है कि क्या सामाजिक सरोकार जो होता है कि सारे बड़े कारपोरेट घराने, उनको कहा जाता है आजकल वो है भी सरकार की तरफ से बन भी गया है कि वो सामाजिक स्फूर्ति के तहत कितना दान कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। बिल गेट्स क्या शौचालय बनवा रहे हैं, तो क्या और लोग संस्थाएं कॉर्पोरेट उद्यमी कर रहे हैं। तो कोचिंग संस्थान जो भी और व्यवसाय का एक नया स्वरूप है बना है, जो भी उसमें अगर मुनाफे की प्रवृत्ति जिस तरह बढ़ी है समाज में, वो भी एक व्यवसाय अछूता नहीं है, उसके सब शिकार होते हैं। और उसके चलते सब गरीब बच्चे हैं जो गांव देहात से आते बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा और जो उनके जीवन संघर्ष को और उनके सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी कार्य घटना हुई है ऐसी बिहार में, आपको मालूम है कि कोचिंग संस्थानों जैसा बता रहे जांच हो रही है। दूसरी तरफ एक पटना में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो मात्र कम पैसे में, शुल्क में, गंगा नदी घाट पर उन गरीब बच्चों को जो छोटे छोटे कोठरियों में रहते हैं, पटना के गलियों गरीब गलियों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, और इस सपना लेके आते हैं कि हमको किसी आजीविका की तलाश में आता है, सपना लेते हैं हमको कि कोई बढ़िया कैरियर चुनना है। उनको कम से कम इसी का आदर्श पटना में मौजूद है कि उसमें लोग कहते भी है, नाम कह लेना, बहुत चर्चित वो भी ब्रांड बन गए हैं। आनंद जी का नाम तो सब कुछ जानता है, नाम फिल्में बनी है। अभी तो कह रहे हैं तो कोई फिल्म बन गई, तो नहीं कर सकता, लेकिन कहा जाता है कि वो बहुत कम पैसे में गरीब बच्चों को भी, बीपीएल के बच्चों को पढ़ाते लेते हैं और शुल्क कर लेते हैं। तो ऐसे तमाम संकट इसलिए खड़ा हुआ है। शिक्षक अगर बुनियादी शिक्षा का कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है या उसे प्रबंधित वैसे अवकाश प्राप्त ऐसे शिक्षक जो समाज ज्ञान दान करना चाहते हैं, किसी सेवा में नहीं है, देना चाहता है, तो खुद स्वयं शिक्षक हैं तो वो कतई ऐसा नहीं करेंगे। उसके पीछे कोचिंग पीछे एक कारपोरेट और मुनाफा, एक पूंजीवादी माइंडसेट काम कर रहा है। और इसी कारण बहुत आश्चर्य हो रहा है, हम लोग सुन रहे हैं कि अब बड़े बड़े व्यापारी जो है कौन व्यापारी वो कोचिंग के दुनिया में आ रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, और स्कूल नहीं होटल, 5 स्टार की तरह होटल खोल रहा है। कि हमारा समाज में कई जो असमानता है, गैप है, उच्च वर्ग मध्य वर्ग बड़े बड़े उच्च वर्ग के बच्चों को ऐसे स्कूल में, और उससे अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। इसका बुनियादी कारण यह है कि भारत में जब तक समान स्कूल पद्धति सिस्टम नहीं आएगा, गरीब अमीर के बच्चे एक ही तरह के स्कूल सामाजिक व्यवस्था में नहीं पढ़ेंगे, और एक समान माहौल सभी स्कूलों में बच्चों को इस तरह नहीं प्रयोग किया जाएगा, समाज में असमानता का लेवल स्तर घटेगा नहीं, और खाई बढ़ती जा रही है कि एक तरह संपन्न और शक्तिशाली समाज बन रहे हैं। दूसरे हो रहा है कि देश में कुछ ही परिवार के लोग, अमीर लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं और गरीबी रेखा में और आते जा रहे हैं। गैप कम नहीं होगा। इसका एक ही सवाल का उत्तर छुपा कि समानता का गैप जैसे ही कम होगा और मुनाफे की कमाने की संस्कृति माइंडसेट खत्म होगा कि मूल बीमारी को कोई नहीं समझ रहा है। सरकारें भी फौरी तौर पर काम करती हैं, घटना के त्वरित में। इसका मूल है कि कई प्रस्ताव प्रखारिया तमाम शिक्षा आयोग पड़े हुए हैं और कई आयोग रिपोर्ट है कि समान स्कूल तक के और शिक्षा में अभी 6% खर्च करना था, तो भी खर्च नहीं किया जा पा रहा है। पुरानी मांग है तमाम लोगों की, जिसके कारण स्कूल कॉलेज का बेहतर माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं विकसित हो पा रहा है और बच्चे पलायन कर रहे हैं और बच्चे बाजार के चपेट में आ रहे हैं और फैशन के चपेट में आ रहे हैं। और जिसका जितनी बड़ा बिल्डिंग कोचिंग का, जिसका जितना बड़ा मार्केट, जिसका जितना बड़ा विज्ञापन, तो सब बच्चे फंसते जा रहे हैं, नाहक भोले भाले फंसते जा रहे हैं। उनको इस मकड़ा जाल गंगा से निकालना होगा। तो बच्चों को सचेत होना होगा कि तो ग्लोबल दुनिया गाँव में बैठ कर भी मोबाइल से और गूगल से, और गूगल पर दुनिया के सारे ज्ञान समझ उपलब्ध है। बच्चे छोटी छोटी जगह से सफल हो सकते हैं। तो सिविल सर्विस तमाम परीक्षाएं इसका उदाहरण है कि गांव और छोटे छोटे कस्बों के लड़के भी बड़े पैमाने पर सफल हो रहे हैं। शहर केंद्रित
और महानगर केंद्रित जो विकास है और मुनाफा केंद्रित जो संस्कृति समाज है, तो इसी के कारण ही, और जब तक इसको कम नहीं किया जाएगा तो समाज व्यवस्था राजनीति सबको खुद सोचने की जरूरत है। हमको प्रेम जयंती पर हमको खुद आत्मलोचन, आत्मनन और सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ गैप हो रहा है, कहाँ हम इसमें कमतर हो रहा है, और हमारी कहाँ हमसे कमी, हमारी ही कमी के कारण सारी चीजें व्यवस्था उपज रही है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। ये थे हमारे साथ बिहार के मशहूर लोग जिन्होंने प्रेमचंद की जयंती पर प्रकाश डाला और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए कि क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ बदलने की जरूरत है। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब। Don't miss out. Follow One India for real-time updates.